हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं शाखा खाते के अंतर्गत जब मुख्य कार्यालय के द्वारा माल शाखा को लागत पन्ना बेचकर उसमें एक निश्चित प्रतिशत लाभ जोड़कर भेजा जाता है, तो फिर मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में आश्रित शाखा से संबंधित लेखे अर्थात शाखा खाता कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी अतिरिक्त प्रविष्टियां करनी होती हैं, यह हम एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे। तो उदाहरण बच्चों इस प्रकार से है कि एक्स कंपनी की शाखा लखनऊ में है, जिसे माल लागत प्लस 25% लाभ जोड़कर भेजा जाता है। निम्न सूचनाओं के आधार पर मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता आपको बनाना है। साथ ही शाखा देनदार खाता तथा स्मारक रहतिया खाता भी बनाना होगा शाखा खाता की हेल्प के लिए, क्योंकि हमको रहतिया और शाखा देनदार की जरूरत पड़ सकती है। तो जानकारी इस प्रकार से है कि शाखा ने मुख्य कार्यालय से माल प्राप्त किया है 38,000 का। ये जो 38,000 रुपये मूल्य है, ये वास्तव में 25% लाभ जोड़ के बनाया गया है। लागत जितनी भी होगी उस लागत में 25% का लाभ जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस लाभ को जो पहले से जुड़ा हुआ है, इसको अलग करने के लिए विपरीत प्रविष्टि करनी होगी। आप सभी जानते हो बच्चों कि जो भेजा गया माल है उसको शाखा खाता के डेबिट में लिखा जाता है। वो अगर इसमें लाभ शामिल है तो इसके लाभ को अलग करने के लिए हमको एक क्रेडिट पक्ष में भी विपरीत प्रविष्टि या एक समायोजन प्रविष्टि करनी होगी, इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए। किसके प्रभाव को? इस 38,000 में जितना भी लाभ शामिल है। और उधार बिक्री 11,200 की हुई है, नगद बिक्री 24,800 की हुई है, देनदारों से रोकड़ प्राप्त की है 10,000 की, मजदूरी मुख्य कार्यालय द्वारा भुगतान किया गया है 1,520 रुपये, किराया चुकाया गया 1,800 रुपये। ठीक है, ये भी मुख्य कार्यालय द्वारा चुकता किया गया है। नष्ट हुआ माल है 100 रुपये का, ग्राहकों ने माल लौटा दिया है 200 रुपये का, और ग्राहकों को कटौती दी गई है 400 रुपये की। विविध व्यय जो हुए हैं वो 100 रुपये के हुए हैं। फर्नीचर पर ह्रास लगा है 100 रुपये का। ठीक है, और यह सवाल आज हम देनदार विधि से और शाखा खाता बनाएंगे एक नाम मात्र के खाते की तरह। तो कैसे बनाया जाता है नाम मात्र की तरह शाखा खाता, अब हम देख लेते हैं। तो बच्चों हल कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी लखनऊ ब्रांच अकाउंट प्रारूप बना लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि हम जो ओपनिंग बैलेंस होता है स्टॉक वगैरह का वो लिख लेते हैं, लेकिन इस सवाल में ओपनिंग बैलेंस किसी प्रकार का नहीं दिया गया है। तो क्या लिख लेंगे हम? जो शाखा को माल भेजा गया है, टू गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, कितने का भेजा गया है? 38,000 का। विद्यार्थियों यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि ये 38,000 रुपये जो है वह लाभ सहित है। 25% का लाभ इसमें लागत में जोड़कर बनाया गया। तो इसकी एक विपरीत प्रविष्टि करनी होगी, समायोजन प्रविष्टि, वो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन ध्यान आपको रखना है कि इसका एक समायोजन करना होगा। ठीक है, इसमें से लाभ को जो जुड़ा हुआ है इसके प्रभाव को समाप्त करना होगा, क्योंकि ये माल जब बिक जाएगा तब लाभ अर्जित होगा, पहले से तो लाभ अर्जित है नहीं है। ठीक है, तो हम लेखा कर लेंगे बाद में। ठीक है, फिर क्या है? उधार बिक्री और नगद बिक्री। तो आप जानते हो बच्चों कि उधार बिक्री का लेखा शाखा खाते में नहीं किया जाता। इसके लिए अलग से देनदार खाता बनाकर हम देख लेते हैं कि अंतिम देनदार कितने हैं। ठीक है, तो नगद बिक्री हुई है 24,800 की, और देनदारों से रोकड़ प्राप्त की है जो है 10,000 की। तो इसका लेखा हम क्रेडिट पक्ष में कर देंगे। ठीक है, और मजदूरी, किराया, ठीक है, और विविध व्यय जो मुख्य कार्यालय द्वारा चुकाए गए हैं, इनका लेखा डेबिट में कर दिया जाएगा। तो एक एक करके हम लेखे कर लेते हैं। क्या करना है आपको? नगद बिक्री और देनदारों से प्राप्त रोकड़ का लेखा कहाँ करेंगे आप? शाखा खाते के क्रेडिट पक्ष में। और मजदूरी, किराया और विविध व्यय का भुगतान जो मुख्य कार्यालय द्वारा किया गया है, इसका लेखा, चूंकि ये भुगतान किए गए हैं और व्यय है, तो इनका लेखा डेबिट में किया जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं टू कैश अकाउंट। पहले हम व्ययों का लेखा कर लेते हैं। क्या क्या है? वेजेस है, रेंट है और सन्डे एक्सपेंसेस। वेजेस कितने के थे? 1,520 के रेंट था, 1,800 का, और सन्डे एक्सपेंसेस थे 100 रुपए के। तो कुल मिला के जो खर्चा हो जाता है 3,420 रुपये हो जाता है। और जो हमारा नगद विक्रय हुआ है और देनदारों से राशि प्राप्त हुई, उसका लेखा हम क्रेडिट पक्ष में कर लेंगे बाय कैश अकाउंट। कैश सेल्स हुआ है और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हुआ है। कितने का? कैश सेल्स हुआ है 24,800 का, और कैश रिसीव्ड हुआ है 10,000 का। तो कुल मिला के हमको नगद राशि प्राप्त हो जाती है 24,800 रुपये।
इसके बाद अब हम और सवाल को आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, फर्नीचर पर हिरास कितना है, 100 रुपए। ठीक है, अब ये नष्ट हुआ माल, ग्राहकों ने माल लौटाया, ग्राहकों को कटौती दी, ये सब किससे संबंधित है, देनदारों से संबंधित है। तो इसके लिए मैंने पहले ही बताया था कि इसके लिए अलग से देनदार खाता बनाया जाएगा, इसको शाखा खाते में नहीं लिखा जाता है। तो लिख लेते हैं टू फर्नीचर। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितने का डेप्रिसिएशन हुआ है, 100 रुपए का, लिख दिया। बच्चों अब हम लिखेंगे बैलेंसेस को, और बैलेंसेस क्रेडिट पक्ष में लिखे जाते हैं। तो डेटर्स का क्लोजिंग शेष लिखेंगे और स्टॉक का। तो सबसे पहले हम डेटर्स का लिख लेते हैं, बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट, और देख लेते हैं कि इसका शेष कितना आता है। तो इसके लिए हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, और ब्रांच डेटर्स अकाउंट में हम सबसे पहले ओपनिंग डेटर्स लिखेंगे, जो कि शायद प्रश्न में नहीं दिए गए हैं। हाँ, नहीं दिए गए हैं तो लेखा नहीं करेंगे। तो इसका किसके बाद क्या लेखा कर लेंगे, उधार बिक्री का लेखा। कितनी उधार बिक्री हुई है, 11,200 की। तो लिख देंगे टू क्रेडिट सेल्स, कितने का, 11,200। इसके बाद देनदारों से संबंधित जितनी मदें होंगी, यदि उन मदों के कारण देनदारों में कमी आ रही है तो उनका लेखा क्रेडिट पक्ष में कर देंगे, और यदि जिन मदों से देनदारों में वृद्धि हो रही है उनका लेखा हम डेबिट में कर देंगे। तो उधार बिक्री से जैसा कि है कि उधार बिक्री जितनी अधिक होगी देनदारों में उतनी ज्यादा वृद्धि होगी, तो उसको हमने डेबिट में लिख दिया है। अब आगे हम सवाल में देख लेते हैं कि कौन कौन सी मदें डेटर्स अकाउंट में आ सकते हैं। तो उधार बिक्री के बाद देनदारों से रोकड़ प्राप्त की, इसका लेखा हम क्रेडिट पक्ष में कर देंगे, क्योंकि जब हम देनदारों से राशि प्राप्त कर लेंगे तो देनदारों में कमी आ जाएगी। इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो आगे दिया गया है नष्ट हुआ माल। ठीक है, तो नष्ट हुआ माल तो देनदारों से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ग्राहकों ने माल लौटाया है, तो ग्राहकों से माल वापस आ गया है, तो इसका लेखा देनदार खाते में होगा। ग्राहकों को कटौती दी, इसका लेखा भी देनदार खाते में होगा। तो देनदार खाते में हम लेखा कर लेते हैं। बाय रिटर्न इनवर्ड 200 रुपये का, बाय डिस्काउंट 400 रुपये का। ठीक है, और कोई मद रह गई है क्या, कोई मद नहीं रह गई है। एक बार चेक कर लेते हैं। अब देनदारों से संबंधित कोई मद नहीं बची है, सभी मदों का लेखा हो गया है। तो हम दोनों पक्षों का योग कर लेते हैं, और डेबिट पक्ष का योग अधिक है 11,200, और अंतर की राशि हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में, और यही हमारा क्या होगा, अंतिम देनदार की राशि होगी, क्लोजिंग डेटर्स की राशि होगी, जिसे कि ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाएगा, जो निकल के आ रही है 600 रुपये। और इस 600 को हम लिख देते हैं हमारे लखनऊ ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में, बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट 600 रुपये। इसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे, और क्या लिखेंगे, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और इसकी गणना हम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम तो बच्चों बना लेते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले हम स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, जो कि प्रश्न में नहीं दिया गया है। तो इसके बाद हम शाखा को भेजा गया माल लिख देंगे, टू गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, 38,000 का हमने माल भेजा था, और जो हमने विक्रय कर दिया है उसका लेखा क्रेडिट साइड कर देंगे। बाय सेल्स अकाउंट, हमने उधार विक्रय भी किया है और नगद विक्रय भी किया है, तो दोनों का लेखा यहाँ पर हम कर देंगे। कैश सेल्स किया था 24,800 का, और क्रेडिट सेल किया था 11,200 का, टोटल हो जाता है आपका 36,000। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं और कौन सी मदें हैं जो स्टॉक रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो माल है, माल लौटाया गया है कितने का, ग्राहकों ने माल लौटाया है 200 का, तो इससे ये माल हमारा वापस आ गया स्टॉक में। ठीक है, तो स्टॉक में शामिल हो जाएगा, तो इसका लेखा हम डेबिट साइड कर देंगे। तो कर देते हैं हम डेबिट पक्ष में, टू रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 200 रुपये का। और देख लेते हैं आगे, नष्ट हुआ माल था 100 रुपये का, इसका लेखा हम क्रेडिट साइड कर देंगे, बाय गुड्स स्पॉइल्ड 100 रुपये। अब हमने स्टॉक संबंधी सभी मदों का लेखा कर लिया है, हम दोनों पक्षों का योग लगा लेते हैं, और स्वाभाविक है डेबिट पक्ष का योग अधिक आएगा, और आ गया है 38,200। अंतर की राशि हम क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जितनी भी राशि आएगी वह लिख दी जाएगी। बाय बैलेंस CD कितना आ जाता है, 2,100। तो इस प्रकार से हमारा जो है
ब्रांच स्टॉक अकाउंट बन गया है। तो अब हम इसको कहां लिख देंगे, क्रेडिट पक्ष में। अब हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट का शेष क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 2100। तो विद्यार्थियों, जो भी मदें लखनऊ ब्रांच अकाउंट में आ सकती थी, सभी मदों का लेखा हमने कर लिया है। लेकिन एक बात अभी मिसिंग है, क्या कि यहाँ पर जो माल भेजा गया था वह लागत प्लस 25% लाभ पर भेजा गया था। अर्थात यहाँ पर जो भेजा गया माल है 38,000 का, इसमें क्या शामिल है, लाभ की राशि शामिल है, जो कि वास्तव में अर्जित नहीं की गई है। तो इसका समायोजन कहाँ कर देंगे, हम क्रेडिट पक्ष में कर देंगे। क्या लिखेंगे, बाय गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, और इसकी गणना कर ली जाएगी। तो लिख देते हैं बाय गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट और गणना कर लेते हैं। ठीक है, कितने का, 38,000 का 25/125 बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, 7,600। तो यहां लिख देंगे 7,600। अब इसी प्रकार से जो माल है बिना बिका बचा हुआ है 2,100 का, जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, इसमें भी क्या शामिल है, लाभ की राशि शामिल है। इसका भी समायोजन कर लिया जाएगा और इसका लेखा डेबिट में कर दिया जाएगा टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट के नाम से। तो इसकी गणना कर ली जाएगी कि 100 गुणा 25/125 बराबर 420। और अब हम दोनों पक्षों का योग कर लेंगे। ठीक है, और क्रेडिट पक्ष का योग अधिक आ रहा है। ठीक है, तो अंतर की राशि को डेबिट में लिखा जाएगा। क्रेडिट का योग आ रहा है 45,100। ठीक है, तो डेबिट का भी 45,100 करना होगा और जो भी अंतर होगा वह लाभ कहलाएगा, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो आ रहा है 3,160 रुपए। तो बच्चों, इस प्रकार से जब माल लागत प्लस एक निश्चित प्रतिशत लाभ पर भेजा जाता है, तो हमें जो माल भेजा गया है उस माल में जितना भी प्रतिशत लाभ शामिल है उसका एक समायोजन विपरीत पक्ष में करना होता है। ठीक है, ये माल संबंधी खातों में किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने लखनऊ ब्रांच अकाउंट बनाया और लाभ ज्ञात करना सीख लिया है।